बताना तो स्टार्ट हुआ क्या? चलो चलो आगे बढ़ते। लिंक डेटा के 4 सिद्धांत किसने दिए थे भाई, जल्दी बताना। लिंक डेटा के 4 सिद्धांत किसने दिए थे, जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना। लिंक डेटा के 4 सिद्धांत किसने दिए थे? लिंक डेटा के 4 सिद्धांत किसने दिए थे भाई, किसने दिए थे लिंक डेटा के 4 सिद्धांत? ये क्यों नहीं हट रहा है? लिंक डेटा के 4 सिद्धांत किसने दिए थे, जल्दी बता भाई। लिंक डेटा के 4 सिद्धांत किसने दिए थे, किसने दिए थे? लिंक डेटा के 4 सिद्धांत किसने दिए थे? टिम बर्नर्स ली ने दिए थे। किसने दिए थे? टिम बर्नर्स ली ने दिए थे। लिंक डेटा के 4 सिद्धांत किसने दिए थे? टिम बर्नर्स ली ने दिए थे। लिंक डेटा के 4 सिद्धांत टिम बर्नर्स ली ने दिए थे। टिम डेटा के 4 सिद्धांत किसने दिए थे? टिम बर्नर्स ली ने दिए थे। टिम क्या है? लिंक डेटा के 4 सिद्धांत वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक देखो, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, कौन थे मेरे भाई, जल्दी से बताना। आविष्कारक टिम बर्नर्स ली क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के भी आविष्कारक है। टिम बर्नर्स ली क्या है मेरे भाई? वर्ल्ड वाइड वेब के भी आविष्कारक है। कौन है? टिम बर्नर्स ली। किसने दिए थे? टिम बर्नर्स ली ने दिए थे। चलो आगे चलते हैं। जीरो वेस्ट बजटिंग में प्रत्येक प्रबंधन को अपने बजट अनुरोध को सही ठहराने के लिए तैयार करना है। जल्दी बताओगे क्या है मेरे भाई? जीरो बेस्ड बजट क्या है? जीरो बेस्ड बजट में प्रत्येक प्रबंधन को अपने बजट अनुरोधों को सही ठहराने के लिए क्या तैयार करना है? क्या तैयार किया जाता है मेरे भाई, जल्दी बताना। क्या तैयार किया जाता है? क्या किया जाता है? एक क्या है? डिसीजन पैकेज तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? एक डिसीजन पैकेज तैयार किया जाता है। जीरो बेस्ड बजट में प्रत्येक प्रबंधन को एक डिसीजन तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है? एक डिसीजन तैयार करना होता है। जेड बी एक बजटिंग विधि है जिसमें सभी खर्चों को प्रत्येक एक बजट अवधि के लिए उचित ठहराया जाना चाहिए, पिछले बजट की परवाह किए बना। मतलब क्या हुआ? ये जीरो जेड हो जो होता है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, इसको ना न्यू तौर पे स्टार्ट किया जाता है। पिछले वर्ष का भी कोई लेखा जोखा इसमें नहीं रखा जाता है, डायरेक्ट बता दिया जाता है न्यू ईयर में कितना कितना, यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे तो आज से बजटिंग सिस्टम बनाएंगे। चलो और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक डिसीजन पैकेज एक दस्तावेज है। डिसीजन पैकेज एक तरह का क्या होता है? दस्तावेज होता है जो एक विशेष गतिविधि या कार्यक्रम का विश्लेषण करता है। जो क्या करता है? एक गतिविधि या क्या करता है? कार्यक्रम का विश्लेषण करता है। यह उसके लक्ष्यों, लागतों और लाभों, विकल्पों और प्रदर्शन को मापने का वर्णन करता है। कौन वर्णन करता है? जेड यानी कि डिसीजन पैकेज भी यही मदद करता है। ठीक है। वरिष्ठ प्रबंधन इन डिसीजन पैकेज की समीक्षा और रैंकिंग करता है। यानी वरिष्ठ प्रबंधन, जो बड़े बड़े प्रबंधन होते हैं, अधिकारी होते हैं, वे क्या करते हैं मेरे भाई? पैकेज की समीक्षा और क्या करते हैं? रैंकिंग करते हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सी विधियाँ वित्तीय घोषित की जाएगी, यानी कौन सी विधि को वित्तीय घोषित कर जाएगी। ये कौन करते हैं भाई? रैंकिंग करने का काम किसका काम? वरिष्ठ पदाधिकारी का काम होता है। चलो आगे चलते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की टैग लाइन क्या है भाई, जल्दी बताना। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की क्या है? टैग लाइन क्या है, जल्दी बताना। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की टैग लाइन होती है पुटिंग नॉलेज टू वर्क। क्या होती है? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की टैग लाइन होती है पुटिंग नॉलेज टू वर्क, ज्ञान को काम में लाए। इसका अंग्रेजी क्या होती है? ज्ञान को काम में लाए। क्या होती है? ज्ञान को काम में लाए। यह अब इस टैग लाइन के बारे में पढ़ते हैं। यह टैग लाइन विशेष पुस्तकालयों के मिशन को दर्शाती है, यानी विशेष पुस्तकालय जो है उसके मिशन को दर्शाने का काम करता है, जो अपने संगठनों या ग्राहकों के लिए व्यवहारिक और कार्यात्मक जानकारी प्रदान करता है। यानी ये टैग लाइन क्या दिखाने का काम करती है? कोई मिशन, पुस्तकालय को मिशन को व्यक्त करता है, जो अपने संगठनों क्या करता है? जो अपने संगठनों और या ग्राहकों के व्यवहारिक और कार्यात्मक जानकारी प्रदान करने को काम पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन भाई? क्या है ये?
नॉलेज क्या है भाई, नॉलेज क्या है, पुटिंग नॉलेज टू वर्क, इसका काम होता है, यानी ये कौन जारी करता है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। SLA एक वैश्विक संगठन है। SLA एक क्या भाई, वैश्विक संगठन है जो सूचना परिवेश के लिए, किसके लिए, जो सूचना परिवेश के लिए जो नियम सरकारों, अकादमिक संस्थाओं और अन्य विशेष सेटिंग में काम करता है। ठीक है, ऐसे क्या SLA कहाँ का काम करता है, कहाँ का काम करता है, सरकार को, अकादमिक संस्थानों और अन्य विशेष सेटिंग्स में काम करने में आता है। चलिए तो पता चला लाइब्रेरी एसोसिएशन का टेग लाइन क्या होता है भाई, पुटिंग नॉलेज टू वर्क, और इसका काम क्या होता है, ये क्या मिशन, किसी मिशन के लिए, यानी क्या विशेष पुस्तकालय यानी पुस्तकालय के मिशन के लिए काम आता है, जो संगठन ग्राहकों और व्यवहारिक कार्यात्मक जानकारी प्रदान करने में ध्यान को केंद्रित करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है भाई, कोलन क्लासिफिकेशन में एपोस्टॉपिज अप्रोच क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन में एपोस्टॉपिज अप्रोच द्वारा प्राप्त कॉमन आइसोलेट कौन से हैं, बताना। कॉमन क्लासिफिकेशन में एपोस्टॉप क्या है, एपोस्टोप्रियोज, एपोस्टोप्रियो क्या, एपोस्ट्रियोज टियोरी, एपोस्टोरी अप्रोच का, यानी एपोस्ट्रोपरियरी अप्रोच का द्वारा प्राप्त कॉमन आइसोलेट कौन सा भाई, जल्दी बता दो, जल्दी से। बता दो। एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट एपोस्टोरेज अप्रोच द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, किससे क्या जाते हैं मेरे भाई, जल्दी से बता देना, जल्दी से इसका आंसर दे देना, क्या होगा, एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट। क्या सर, एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट के द्वारा क्या किया जाता है, एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट के द्वारा क्या किया जाता है, कोलन क्लासिफिकेशन के एपोस्टोप्रियोज अप्रोच को एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलो, एंड क्या एपोस्टोप्रियोज अप्रोच का अर्थ अनुभव या अवलोकन के आधार में कुछ तय करना होता है। इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई, क्या किया जाता है, इसका अनुभव या अवलोकन के आधार पर कुछ कार्य करना तय होता है। रंगनाथन जी ने साहित्य की समीक्षा करके यह देखा कि कौन सी अवधियाँ विभिन्न विषयों के बारे में बताती, कौन बताती है, ACI बताती है, कौन सी ACI बताती है कि सूचना एक तैयारी है, सूचना क्या है, एक प्रकार की तैयारी होती है। ACIs का उपयोग किसी, यही हुआ ACIs का उपयोग किसी विषय के भीतर एक विशिष्ट प्रकार के दस्तावेज, क्या, कौन सी दस्तावेज, ग्रंथ सूची, विश्व को सर्वेक्षण को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा भाई, चलो ब्लैक बॉक्स की अवधारणा किससे संबंधित है, जिसमें एक सिस्टम में आंतरिक कामकाज के वजह उसके इनपुट और आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करता है। जल्दी बताएंगे, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा किससे संबंधित है, जिसमें एक सिस्टम के आंतरिक कामकाज के बजाय उसके इनपुट और आउटपुट को ध्यान केंद्रित करता है। जल्दी बताना क्या होगा, आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से। क्या होती है, सिस्टम थ्योरी होगी, सिस्टम थ्योरी। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा किससे संबंधित है, सिस्टम थ्योरी से संबंधित है। सुनना, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा सिस्टम थ्योरी से संबंधित है। सिस्टम थ्योरी में देख लेना, सिस्टम थ्योरी में एक सिस्टम को एक ब्लैक बॉक्स के रूप में देखा जाता है। सिस्टम थ्योरी में क्या के सिस्टम को किस में के रूप में देखा जाता है मेरे भाई, ब्लैक बॉक्स के रूप में देखा जा सकता है। जब हम उसके आंतरिक तंत्र को जाने बिना उसकी अपेक्षा करते हैं तो केवल उसके क्या होता है, इनपुट और आउटपुट और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी उसके आंतरिक भाग को देखे बिना यदि हम उसकी अपेक्षा करते हैं तो केवल क्या होता है, इनपुट और आउटपुट व्यवहार का अध्ययन करते हैं। चलो, इस दृष्टिकोण यानी किसका सर, किसका, सिस्टमिक थ्योरी की दृष्टिकोण जटिल प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, जटिल थ्योरी की जानकारी लेने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, सिस्टम थ्योरी का, जहाँ आंतरिक विवरण की जटिल या अप्रासंगिकता होती है, प्रासंगिक होता है। कहाँ का, आंतरिक थ्योरी का जटिल या अप्रासंगिक होता है। चलो आगे बढ़ें। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे,
लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे भाई, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आज क्या कर रहा हूँ आपका, मैंने तो इसमें लिख के नहीं ले पाया, लेकिन हाँ थ्योरी वाला पोर्शन जितना भी है वो वाला भी मैं आपसे बता ही दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थ्योरी में जो इसकी बात ही है। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया जैसे कि AOAI PMH में उपयोग की जाती है, क्या अर्थ है बता दो। हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया क्या है मेरे भाई, हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया जैसे कि AOI PMH में उपयोग की जाती है का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है जल्दी बताना। इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बताना। इसका अर्थ होता है, बता दो जल्दी से, क्या होता है, मेटा डेटा को एक रिपोजिटरी में इकट्ठा करना। क्या होता है, हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हाँ मेटा डेटा को एक रिपोजिटरी से इकट्ठा करना। ये किसका काम होता है, मेटा डेटा का काम होता है। देख लो OAI क्या सर, OAI और PMH में हार्वेस्टिंग का अर्थ मेटा डेटा को एक रिपोजिटरी से इकट्ठा करना होता है। OAI और PMH में हार्वेस्टिंग का अर्थ मेटा डेटा को रिपोजिटरी में से इकट्ठा करना होता है, ठीक है। आगे चलें। मौलाना मजरुल हक, चलो और देखते हैं। देखो ओपन आर्काइव इनिशिएटिव क्या है, प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। देखो OAI का फुल फॉर्म क्या होता है और PMH का क्या होता है, ओपन आर्काइव इंटेंट क्या है, इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग होता है। यदि कभी पूछ ले क्या, ओपन आर्काइव इंटेंट क्या है, इंसेंटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग किसका फुल फॉर्म होता है, OAI PMH होता है। यह प्रोटोकॉल जो रिपोजिटरी डेटा प्रदान करता है। OAI ये क्या करता है, OAI और PHM क्या करता है, रिपोजिटरी क्या करता है, प्रोटोकॉल डेटा प्रोटोकॉल करता है, प्रदान करता है, रिकॉर्ड को इकट्ठा करता है या हार्वेस्टिंग करने का तंत्र प्रदान करता है। हार्वेस्टिंग का ही मतलब भी होता है इकट्ठा करना। और इसका क्या काम होता है देखते हैं। OAI और PHM का सेवा प्रदाता, OAI PHM क्या है, एक सेवा प्रदाता है। किसी को अनुरोध भेजकर विभिन्न डेटा प्रदाताओं से मेटा डेटा एकत्र करता है। इसका OAI और PHM का काम क्या होता है, मेटा डेटा को इकट्ठा करना, जमा करना होता है। फिर इनमें एकत्रित मेटा डेटा के आधार पर सेवाएं प्रदान करता है। फिर ये सारे जो मेटा डेटा होता है, ऑफलाइन सेट मार रहे हैं सपना जी, अच्छा चलो, इन सब को क्या करता है, मेटा डेटा प्रदान करता है। यह प्रोटोकॉल पूर्ण पाठक दस्तावेज को डाउनलोड करने के बजाय मेटा डेटा में आदान प्रदान केंद्रित करता है। क्या करता है ये प्रोटोकॉल जो है AOI, ये करता है उसे डॉक्यूमेंट, ये यानी दस्तावेज ना दे के, डॉक्यूमेंट के रूप में ना दे के क्या करता है, बजाय मेटा डेटा के रूप में आदान प्रदान करता है, मेटा डेटा के रूप में भेजता है। चलो आगे चलें। चलो आगे बताना भाई, ये देखो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या भाई, बैलेंस देखो यहाँ क्या है भाई बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या भाई, पढ़ेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड क्या, जल्दी बताना। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है भाई, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, ऑफलाइन टेस्ट जी, अच्छा। बैलेंस स्कोर कार्ड एक रणनीतिक योजना और प्रबंधन प्रणाली है। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, एक रणनीति क्या है, योजना और क्या होता है, प्रबंध प्रणाली होता है। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, एक रणनीतिक योजना और प्रबंधन प्रणाली होता है। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, एक रणनीतिक योजना और क्या होता है, प्रबंध प्रणाली होता है। चलिए आगे बढ़ें, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बैलेंस देखना, ध्यान से सुनना, बैलेंस स्कोर कार्ड एक रणनीतिक योजना और प्रबंधन प्रणाली होता है, ठीक है। इसे रॉबर्ट कल्पान किसने दिया भाई, इसे रॉबर्ट कल्पान और डेविड नॉर्टन द्वारा विकसित किया। किसको सर, बैलेंस स्कोर कार्ड को किसने विकसित किया है भाई, रॉबर्ट कप्लान किसने किया है, रॉबर्ट कप्लान और रॉबर्ट कप्लान और किसने, नाटन द्वारा विकसित किया गया। डेविड नाटन द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट कप्लान और डेविड नाटन द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग संगठनों द्वारा संगठनात्मक प्रदर्शन को
ट्रैक करने और रणनीतिक लक्षणों के विरुद्ध प्रगति को मापने के लिए किया जाता है। किसका भाई? बैलेंस स्कोर कार्ड का प्रयोग किसमें किया जाता है? किनका उपयोग किया जाता है? किसमें? देखेंगे, इसका उपयोग संगठनों द्वारा प्रदर्शन के ट्रैक करने और रणनीतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। यह केवल वित्तीय परिणामों में परे देखा जाता है। यह केवल कहाँ देखा जाता है? वित्तीय परिणामों में प्रिय देखा जाता है। यह 4 दृष्टिकोण पर विचार करता है। कौन सर? ये बैलेंस स्कोर कार्ड 4 दृष्टिकोण पर प्रदान करता है। कौन कौन मेरे भाई? जल्दी बताना। पहला दृष्टिकोण कौन सा होगा? जल्दी बताना, 1 मिनट रुक जाओ। पहला दृष्टिकोण ये 4 दृष्टिकोण पर काम करता है। ठीक है, ये 4 दृष्टिकोण पर काम करता है। कौन कौन सा? वित्तीय, 1 नंबर क्या होगा? वित्तीय होगा। 2 नंबर क्या होगा? ग्राहक होगा। और 3 नंबर क्या होगा? आंतरिक व्यापार क्रियाएं, आंतरिक व्यापार क्रियाएं। और 4 नंबर क्या होता है? सीखना। 4 नंबर सीखना और विकास। 4 नंबर सीखना और क्या होता है? विकास करना। 4 नंबर सीखना और विकास करना। यानी बैलेंस स्कोर कार्ड के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं? वित्तीय होता है, ग्राहक होता है, आंतरिक क्या होता है? आंतरिक व्यापार प्रक्रियाएं होते हैं, और चौथा सीखना और क्या होता है? व्यापार करना होता है। चलिए आगे पढ़ें इसके बारे में। पुस्तकालय इसका उपयोग अपनी रणनीतिक योजनाओं को लागू करने के लिए करता है। किसका? स्कोर कार्ड का उपयोग। क्या पुस्तकालय में स्कोर कार्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका रणनीतिक योजना में लागू करने, विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन करने और मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई? किसका उपयोग? ये बैलेंस स्कोर कार्ड का उपयोग किसमें किया जाता है भाई? मूल्यांकन करने में, और किसमें? प्रदर्शन करने में भी बैलेंस स्कोर कार्ड का प्रयोग किया जाता है। प्रासंगिकता, भाई देखते हैं, 1 मिनट। प्रासंगिकता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। भाई चलो, प्रासंगिकता के प्रकार कितने होते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करेंगे और आंसर देंगे भाई। एक बार यदि आपको चैनल सेशन अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई क्या करेंगे? फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और फटाक से एक बार क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाना। ये वाले फुल PDF में आपको मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, अरविंद ऑफिशियल चैनल भाई, आप रोज़ तो भेज दिया करो, ग्रुप में ऐड हो ना। यदि आप रोज़ टेस्ट देते हो ऑफलाइन वाला तो टेस्ट का कॉपी भेज दिया करो, फोटो भेज के ग्रुप में। ओके अरविंद भाई, तो सबकी फ़ायदा होगी ना, थोड़ी हेल्प कर सबकी। ठीक है, प्रासंगिकता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किसने किया? बता दो भाई। प्रासंगिकता, रिलीवेंस के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किसने किया मेरे भाई? जल्दी बताना। प्रासंगिकता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किसने किया है मेरे भाई? टॉफिको क्या है? टॉफिको सारसेविक ने किया है। किसने किया है? टॉफिको सारसेविक ने किया है। आप ग्रुप में हो ना अरविंद भाई, तो क्या करना, ग्रुप में ही पर डे आप भेज देना, तो सब मिल के आप करेंगे। ऐसे आप लोग टाइम पे आते नहीं हो टेस्ट देने के लिए। मैं सोचा टेलीग्राम पे यदि 5-10 भी होंगे तो सब मिल के टेस्ट देंगे, लेकिन नहीं, ज्वाइन ही नहीं होती सब टेस्ट देने के लिए एक टाइम पे। ये गलत बात है। सब मिल के टेस्ट देंगे रात में या दिन में कभी टाइम। चलो, क्या होता है सर? प्रासंगिकता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किसने किया सर? टॉफिको सारसेविक ने किया। किसने किया? टॉफिको सारसेविक ने किया है। चलो पढ़ते हैं भाई। टॉफिको सारसेविक के प्रासंगिकता के विभिन्न प्रकारों के रूप में वर्णन या विश्लेषण किया है। क्या क्या विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है और विश्लेषण किया है? सारसेविक सूचना विज्ञान के एक प्रमुख विद्वान है। सारसेविक क्या है सर? सूचना विज्ञान के क्या एक प्रमुख विद्वान है, जिन्होंने सूचना पुनः प्राप्ति में प्रासंगिकता की प्रकृति के महत्व को वर्णन किया है। यानी कि सूचना पुनः प्राप्ति के प्रासंगिकता के महत्व को किसने वर्णन किया भाई? सारसेविक ने किया है भाई। ठीक है, सारसेविक ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने तर्क दिया है, किसने? टॉफिको सारसेविक ने क्या तर्क दिया है? तर्क दिया है कि प्रासंगिकता एक बहुआयामी अवधारणा है। प्रासंगिकता एक क्या है मेरे भाई? बहुआयामी अवधारणा है, और सिस्टम उन्मुख यानी एल्गोरिथम और उपयोगकर्ता उन्मुख संज्ञात्मक स्थिति दृष्टिकोण से देखा जाता है।
उनके काम ने यह समझने में मदद की है, किसके, ट्रैफिको सारसेबिक के काम ने यह समझने में मदद की है कि उपयोगकर्ता सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली से प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करता है। किसका, ट्रैफिको सारसेबिक की प्रणाली में क्या मदद किया है, उपयोगकर्ता सूचना पुनः प्राप्ति के परिणामों को प्राप्त करने में मूल्यांकन कैसे करता है। ओके सर, रात में लेंगे, रात में सब आ जाना, ठीक है, ग्रुप में हो ना, पोल करेंगे, आप लोग आंसर देना। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, चलो, लॉकिंग्स LOC के भाई देखो स्पेलिंग, लॉकिंग्स का पहला क्या आदर्श वाक्य क्या है, लॉकिंग्स का पहला आदर्श प्रीवियस वर्ष पढ़ लीजिएगा। ओके ठीक है, बता दो लॉकिंग्स का पहला अर्थ क्या होता है भाई, जल्दी बताना, 20 का आंसर क्या होगा। लॉकिंग्स का पहला आदर्श वाक्य क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बता दो। लॉकिंग्स हिंदी में क्या पढ़ेंगे, लॉकिंग्स का पहला आदर्श वाक्य क्या होता है, जल्दी बताना क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है। लॉट ऑफ क्या है, कॉपीज कीप क्या है, स्टॉप क्या है, सेव क्या होता है, स्टॉप सेव। ओके क्या होता है, लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टॉप सेव। देखो लॉकिंग का पहला वाक्य होता है लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप क्या स्टॉप सेव, बहुत सारी प्रतियां सामग्री को सुरक्षित रखना, क्या है, यानी बहुत सारी प्रतियां सामग्री को सुरक्षित रहना, किसका अर्थ होता है मेरे भाई, किसका, लॉकिंग्स का अर्थ होता है। देखो L फॉर लॉट्स, O फॉर ऑफ, C फॉर कॉपी, K फॉर कीप, S फॉर स्टॉप, स्टॉप, और क्या S फॉर क्या है, सेव। ठीक है, ये होती है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, बहुत सारी, हाँ, लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टॉप कीप एक क्या है ओपन सोर्स है, ये क्या है मेरे भाई, एक ओपन सोर्स है, एक प्रकार का क्या ओपन सोर्स है, पीयर टू पीयर सिस्टम है, ये क्या है, पीयर टू पीयर सिस्टम है जो पुस्तकालय को इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं और अन्य वेब आधारित सामग्री के लिए ये स्थानीय प्रतियां बनाने और संरक्षित करने को अनुमति देती है। लॉकिंग्स क्या है मेरे वाले, पीयर टू पीयर सिस्टम है जो पुस्तकालयों को क्या सर, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका और अन्य वेबसाइट आधारित सामग्री स्थानित प्रतियां बनाने को क्या करती है मेरे भाई, संरक्षण करने में अनुमति देती है। इसका मूल सिद्धांत क्या होता है, वितरित डिजाइन संरक्षण है। इसका मूल अर्थ क्या होता है भाई, वितरित डिजाइन संरक्षण करना। यदि कई संस्थानों में एक डिजिटल वस्तु की प्रतियां संग्रहित की जाती है, यदि कई संस्थानों में एक डिजिटल वस्तु की प्रतियां संरक्षित की जाती हैं तो उसके खोने और दूषित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी जब इसको हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल देंगे तो इसको खोने और यानी ख़राब होने में इसकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है। सर आज मैं क्या कर रहा हूँ ना, शंकर है ना, हाँ ना, मैं आज क्या कर रहा हूँ, इसका पूरा डिटेल ही कॉपी जो है इसका उसको भी पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है, संभावना बहुत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह आदर्श वाक्य, ये मेरा क्या है सर, क्या आदर्श वाक्य है, लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप सेफ, ये आदर्श वाक्य है, प्रथम के प्रमुख संरक्षण को सटीक रूप से सारांशित करता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है भाई, RDA में वर्क की अवधारणा को परिभाषित किया गया था। RDA में वर्क की अवधारणा को कैसे परिभाषित किया गया था भाई, जल्दी बता देना, चलो बता दो। चलो RDA में वर्ग की अवधारणा को कैसे परिभाषित किया गया था, जल्दी बताना। RDA में वर्ग की अवधारणा को कैसे परिभाषित किया गया था भाई, RDA में वर्ग की अवधारणा को एक उच्च स्तरीय अमूर्त बौद्धिक और कलात्मक रचना के रूप में क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। एक उच्च स्तरीय अमूर्त बौद्धिक या कलात्मक रचना के रूप में किया गया था। किसमें, एक क्या किया गया, एक उच्च स्तरीय अमूर्त बौद्धिक और कलात्मक रचना के रूप में किया गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। RDA में वर्ग को एक उच्च स्तरीय अमूर्त बौद्धिक या क्या कल्पनात्मक रचना के रूप में परिभाषित किया गया है। यह FRVR मॉडल से ली गई है, यानी RDA कहाँ से ली गई है, FRVR मॉडल से ली गई परिभाषा है। RDA का परिभाषा कहाँ से ली गई है, FRVR मॉडल से ली गई परिभाषा है। वर्क एक विचार या अवधारणा है।
वर्ग क्या है मेरे भाई, एक विचार है या अवधारणा है, ना कि कोई भौतिक वस्तु है। ये क्या वर्ग क्या होता है, ना कोई भौतिक वस्तु नहीं, एक विचार अवधारणा है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर का हेमलेट एक वर्ग है। हेमलेट यानी शेक्सपियर ने एक हेलमेट दिया था, वो क्या है मेरे भाई, वर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्क को विभिन्न एक्सप्रेशन के माध्यम से महसूस किया जाता है, यानी आरडीए में जो काम होता है उसे क्या किया जाता है, विभिन्न एक्सप्रेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। ठीक है, और विभिन्न मैनिफेस्टेशन जैसे एक विभिन्न प्रकाशन, विभिन्न मैनिफेस्टेशन विभिन्न प्रकाशन में सन्निहित किया जाता है, और उसे क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकाशन में किया जाता है, उसे आरडीए के द्वारा संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ये अमूर्त परिभाषा विभिन्न संस्करणों और प्रारूपों में एक रचना के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में मदद करती है। कौन, आरडीए मदद करती है। यह एक अमूर्त परिभाषा विभिन्न संस्करणों और प्रारूपों में एक रचना के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में कौन मदद करती है मेरे भाई, आरडीए मदद करती है। चलिए ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना। हेलो सर, हेलो जी, रिप्लाई दीजिए। का संतोष यादव जी, कैसे हैं सर, बता संतोष, कैसे याद करना हुआ आज, बता। हाँ चलो अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना व्यवहार का अनिश्चितता सिद्धांत किसने विकसित किया था। सूचना व्यवहार का अनिश्चितता का सिद्धांत किसने विकसित किया था, बताएंगे। कैसे हैं संतोष भाई, बताओ जल्दी से। सूचना व्यवहार का अनिश्चितता का सिद्धांत किसने विकसित किया था, जल्दी बताएंगे। सूचना व्यवहार का, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, सूचना व्यवहार का अनिश्चितता का सिद्धांत किसने विकसित किया था, जल्दी बताएंगे। चलिए, सुनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, सूचना व्यवहार का क्या है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी बताना, किसने दिया था, क्या केरल के भाई, रुक जा, किसने दिया था मेरे भाई, जल्दी से बताना, किसने दिया था। किसके द्वारा, केरल भाई, रुक जा, कायरल कुहलथाऊ के द्वारा, केरल कुहलथाऊ के द्वारा क्या दिया गया था, सूचना विज्ञान का अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। सूचना विज्ञान का अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, केरल कुहलथाऊ के द्वारा दिया गया था। केरल, देखिएगा अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। सूचना व्यवहार का अनिश्चितता सिद्धांत केरल कुहलथाऊ द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा, पहले ही बता दिए हैं सर जी, क्या, अच्छा नहीं ये वाला तो सेट हम लोग 10 नहीं पढ़े हैं, हाँ पहले ही बता देता हूँ। चलो, सूचना व्यवहार का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, केरल कुहलथाऊ द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, कुहलथाऊ का मॉडल बताता है, कुहलथाऊ का मॉडल क्या बताता है, देखेंगे। सूचना खोज एक क्या रचनात्मक प्रक्रिया है, सूचना खोज एक रचनात्मक प्रक्रिया है, ये कौन बताता है, कुहलथाऊ बताता है। कौन बताता है, ओ अच्छा ठीक है, अब नहीं बताएंगे, आप पहले इसका डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर आपसे मांगेंगे। ठीक है, बताना कुहलथाऊ क्या कहता है, मॉडल क्या बताता है, सूचना खोज क्या है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता भावनाओं, जैसे उपयोगकर्ता का क्या क्या भावना होता है, अनिश्चितता, आशावाद, विचारों और कार्यों के चरणों को से गुजरता है। किससे गुजरता है, रचनात्मक प्रक्रिया किससे, अनिश्चितता, आशावाद के विचारों और कार्यों के गुजरता है। अनिश्चितता का सिद्धांत, अगर अनिश्चितता का सिद्धांत क्या बताता है मेरे भाई, अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है कि अनिश्चितता सूचना प्रक्रिया का एक केंद्रीय हिस्सा है। अनिश्चितता क्या है, सूचना प्रक्रिया का एक केंद्रीय हिस्सा है जो विचारों में भ्रमण और क्या अस्पष्टता की भावना पैदा करती हैं, जो क्या करती हैं, विचारों में भ्रम क्या करता है, भ्रम, और क्या करता है, अस्पष्टता की भावना पैदा करती हैं, जिससे चिंता होती है। अनिश्चित प्रक्रिया में आगे बढ़ने पर धीरे धीरे कम होती है। अनिश्चितता प्रक्रिया में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होती है, वो धीरे धीरे हमारी अनिश्चितता क्या होती है, कम होती है। गुड मॉर्निंग तुलसी जी, गुड मॉर्निंग। यह मॉडल सूचना साक्षरता और मध्यस्थता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। कौन सा मॉडल मेरे भाई, सूचना का अनिश्चितता का सिद्धांत किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या साक्षरता और मध्यस्थता के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। एग्जाम होगा कि नहीं होगा भाई, काहे टेंशन ले रहे हो, पढ़ ले, एग्जाम दे दिया अचानक ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, याद रखना, उतनी आसान एग्जाम नहीं होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा, डीडीसी में जब किसी विषय
में कई संस्कृतियों या दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व होता है तो प्रथम नियम क्या का क्या अर्थ होता है? भाई सब ये लो, आंसर मैं नहीं बता रहा, आंसर आप बताओगे। चलो मेरे भाई, क्या है डीडीसी में, क्या है भाई, चलो बताना। डीडीसी में क्या है? एक मिनट हो जा। हाँ, डीडीसी में किसी क्या है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व होता है तो प्रथम नियम का अर्थ होता है। बताना डीडीसी में क्या होता है भाई? डीडीसी का प्रथम नियम का अर्थ यह होता है, देखेंगे क्यों नहीं होगा, होगा भाई होगा, टेंशन ना ले। बस यही 10 बजे होता है मधु जी, पर डे 10 बजे। आप ग्रुप में ऐड हो जाओ ना, मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ। और अभी 10 बजे होती है और रात में 10 बजे, सुबह 10 बजे और रात में 10 बजे, ठीक है। देखो सुनना, प्रथम नियम डीडीसी के प्रथम नियम का अर्थ है, आंसर देना इसका, ठीक है। 10 बजे एएम में होता है और 10 बजे पीएम में, 2 टाइम, ठीक है। हाँ देखना, इसके बारे में सुनते हैं, इसका आंसर देना। प्रथम नियम का अर्थ है यदि कई नंबर लागू होते ही प्रतीत होते हैं तो सूची में आने वाली पहले नंबर का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? आंसर देना। प्रथम नियम का अर्थ है यदि कई नंबर लागू होते ही प्रतीत होता है, यदि कोई नंबर, गुड मॉर्निंग कतली, तो प्रतीत होता है तो सूची में आने वाले पहले नंबर का उपयोग किया जाता है। यदि डीडीसी में वीर्यता क्रम यानी ऑर्डर प्रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। डीडीसी क्या करता है? ऑर्डर्स, ये किस टॉपिक का टॉपिक नहीं है, रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें 1500 क्वेश्चन दिया हुआ है। उस 1500 क्वेश्चन को हम लोग फुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसके टॉपिक का क्वेश्चन भी करते हैं और उसका हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसका हम लोग क्या करते हैं? डिटेल भी पढ़ते हैं। चलो बताना, मैं आंसर बोल देता हूँ, ठीक है, बाद में आप आंसर देना। यह डीडीसी के वरीयता यानी ऑर्डर प्रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। एक क्लासीफायर को कई संभावित क्लास नंबर के बीच चयन करना होता है। एक क्लासीफायर को क्या होता है? अनेकों क्लासीफायर नंबर के बीच में क्या करना होता है? नंबरों के बीच चयन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कार्य 2 विषयों से संबंधित है, उदाहरण के लिए यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं जो 2 विषयों से संबंधित हैं और दोनों के लिए कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया है, और दोनों के लिए क्या किया, कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया है, तो क्लासीफायर उस नंबर का उपयोग करना चाहते हैं तो शेड्यूल से पहले आता है। तो उस नंबर का यदि वो प्रयोग करना चाहेगा तो वो क्या होगा? शेड्यूल से पहले आएगा। एक बार फटाफट से आप सब क्या लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे आप लोग ऐड हो जाना, ठीक है। यह नियम डीडीसी के निरंतरता सुरक्षित करने में मदद करता है। यह नियम क्या करता है? डीडीसी में निरंतरता करता है। हाँ, सेट नंबर कितना है? सेट नंबर ये 10 है, आज सेट नंबर 10 हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, निरंतरता क्या करता है? सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो 23 का आंसर होगा मेरे भाई ए होगा। 23 का आंसर क्या होगा? सूची में आने वाले पहले नंबर का उपयोग करें। सूची में जो आता है पहला नंबर, उसको क्या करना हम लोग? पहले उपयोग करेंगे। सूची में आने वाले पहले नंबर का उपयोग करेंगे, ओके। सूची में आने वाले पहले नंबर का उपयोग करेंगे। चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन पे बातें करेंगे। हाँ, शैडो कैटलॉग क्या है सर? शैडो कैटलॉग क्या होता है भाई? चलो देखते हैं। अब शैडो कैटलॉग पढ़ेंगे, उसके बारे में आप लोग आंसर देंगे। चलो मैं पढ़ देता हूँ उसके बारे में पूरा डिटेल, उसके बाद क्या करना आप लोग उधर से आंसर दे देना, ठीक है। शैडो कैटलॉग एक पुस्तकालय के मुख्य कैटलॉग का समानांतर रखा गया। शैडो कैटलॉग को एक पुस्तकालय के मुख्य कैटलॉग के समानांतर रखा गया है, एक समांतर क्रम में रखा गया है। एक अलग डेटाबेस या कैटलॉग है। ये शैडो कैटलॉग जो होता है एक अलग डेटाबेस है या मेरा क्या है भाई? एक कैटलॉग है। ये अक्सर क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। शैडो कैटलॉग को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि एक विषय संग्रह का प्रबंधन करना। शैडो कैटलॉग का प्रयोग किसमें किया जाता है? हाँ जी, गुड। एक विषय, सुनना, शैडो कैटलॉग का प्रबंधन कहाँ किया जाता है? विषय का विशेष संग्रह करने में, एक नए सिस्टम का परीक्षण करने में। शैडो कैटलॉग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक नए सिस्टम का परीक्षण करने में या उन कार्यों को पूरा करने में जो एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली में समर्थित ना हो, यानी उन चीज़ों को इकट्ठा करने में जो पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं हो, उन चीज़ को लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? शैडो कैटलॉग का प्रयोग किया जाता है। और सुनेंगे थोड़ा सा। शैडो कैटलॉग डेटा असंगतता और दोहराव वाले काम का कारण बन सकते हैं। शैडो कैटलॉग क्या करते हैं? जो क्या है? असंगतता और दोहराव, जो चीज़ दोहरा गया है, जो चीज़ दोहरा के पुस्तक आ गया है, उसके काम
का कारण बन सकता है, इसलिए उन्हें आमतौर पर अस्थायी या विशेष समाधान कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेडो कैटलॉग को क्या कहा गया है, अस्थायी और विशेष समाधान माना जाता है। इसमें एक क्या होता है, एक्सेल सेल। क्या एक्सेल होता है सेडो कैटलॉग में, पूछ देगा एग्जाम में, एक्सेल सेल कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, सेडो कैटलॉग में क्या पाया जाता है, एक्सेल सेल पाया जाता है। एक्सेल सेल स्प्रेडशीट भी को लेकर एक परिष्कृत डेटाबेस का कुछ भी हो सकता है। क्या होता है, एक्सेल सेल पाया जाता है, एक्सेल पाया जाता है, जो क्या है, स्प्रेडशीट से लेकर एक क्या आता है, परिष्कृत डेटा तक कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्या बोला था, क्या है, सेडो कैटलॉग का अर्थ होता है एक पुस्तकालय के मुख्य कैटलॉग के समांतर रखा गया या अलग डेटाबेस या कैटलॉग होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, जल्दी बताएंगे क्लास करने में कैसा लग रहा है। एक बार यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या कर देना, सेशन को शेयर भी कर देना। जल्दी से अविनाश गुप्ता जी, गुड जी, कैसे हैं, अच्छा लग रहा है तो एक बार क्या करना, जल्दी से शेयर कर देना, और सेशन को, ये आपका अगला क्वेश्चन, तो क्या कर देना आप लोग, चैनल को शेयर भी करेंगे। ओके, और क्या यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे भाई ऐड हो जाना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में फुल सिद्धांत पढ़ेंगे, क्या है मेरे भाई, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पेरेटो सिद्धांत 80/20 नियम पुस्तकालय प्रबंधन में क्या बताता है। पेरेटो सिद्धांत 80/20 क्या पुस्तकालय सिद्धांत में क्या बताने का काम करता है। पेरेटो सिद्धांत पुस्तकालय सिद्धांत में क्या बताने का, 80/20 पुस्तकालय सिद्धांत पुस्तकालय में क्या बताने का कार्य करता है। जल्दी से आंसर देंगे। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, राधे राधे, कैसे हैं, ठीक है। एक बार से जल्दी आप सभी क्या करना, सेशन को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना आप सभी, ठीक है, शेयर भी कर देना। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। चलो क्या है भाई, चलो पेरेटो सिद्धांत पुस्तकालय प्रबंधन में यह बताता है कि लगभग 80 परिसंचरण, यानी सर्कुलेशन, परिसंचरण का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। लगभग 80% परिसंचरण संग्रह के केवल 20% हिस्से में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लगभग 80% परिसंचरण संग्रह के 20% हिस्से में आते हैं। चलिए इसके बारे में दूसरा पढ़ते हैं। रुक जाओ, हाँ जल्दी से एक बार आंसर देना सब, 1 मिनट रुकना थोड़ा सा। चलो बताना क्या होगा सर, जल्दी से आंसर देना क्या होगा। हाँ पढ़ेंगे। यह सिद्धांत जिसे 80/20 नियम भी कहा जाता है, पेरेटो सिद्धांत को क्या कहा जाता है, 80/20 कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, 80/20 कहा जाता है। ओके, 80/20 कहा जाता है। चलो क्या कहा, 80/, पुस्तकालय को संग्रह, विकास एवं छटाई और स्थान प्रबंधन के बारे में क्या सूचित नियम लेने में मदद करता है। क्या करता है, पुस्तकालय में, पुस्तकालय को संग्रह, विकास, छटाई और स्थान प्रबंधन के बारे में उचित क्या करने में, लेने में मदद करता है सर, सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, आंसर क्या होगा, 80/20 क्या होता है मेरे भाई, देखना क्या होगा, 80/20 परिसंचरण संकलन में 20 आता है। 80/20 80% परिसंचरण संग्रह के 20 से आता है, 20% से आता है। किससे आता है, 20% से आता
ठीक है, किससे आता है मेरे भाई? 20% से आता है। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? रिसर्च क्या है? रिसर्च पैराडाइम, रिसर्च पैराडाइम जैसे जैसे क्या है? प्रत्यक्षवाद, व्याख्यावाद का अर्थ होता है। जल्दी आंसर देना। रिसर्च पैराडाइम जैसे क्या होता है इसका? जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। ओके, जल्दी से आंसर देना। रिसर्च पैराडाइम जैसे प्रत्यक्षवाद, व्यवसायवाद का अर्थ है। जल्दी जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा? जल्दी से आंसर देना। ओके, चलो देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो जल्दी से आंसर देना। 26 का बी होगा, 26 का बी होगा, 26 का बी होगा, 26 का बी होगा। क्या होगा मेरे भाई? 26 का बी होगा। छब्बीस का बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर, क्या होगा? अनुसंधान। 26 का क्या होगा भाई? बी होगा। 26 का क्या होगा? सब आंसर बी दें। अनुसंधान करने के लिए एक दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा। अनुसंधान करने के लिए क्या होता है? करने के लिए क्या करना है मेरे भाई? करना के लिए अनुसंधान करने के लिए एक क्या है? दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा तैयार करना है। एक दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा तैयार करना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रिसर्च पैराडाइम अनुसंधान करने के लिए एक क्या है भाई? दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा है। रिसर्च करने के लिए क्या है मेरे भाई? एक दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा है। एक दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा है। क्या सर? रिसर्च पैराडाइज क्या है मेरे भाई? एक मेरे क्या है मेरे भाई? रिसर्च पैराडाइज क्या है मेरे भाई? अनुसंधान करने के लिए एक दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा है। यह मान्यता, सिद्धांतों और विधियों का एक समूह है। ये मेरे क्या होता है भाई? मान्यता, सिद्धांतों और विधियों का एक समूह है जो एक शोध की दुनिया को देखने और समस्याओं को अध्ययन करने के तरीके को निर्देश करती है। जो क्या करती है? शोध की दुनिया को देखने के लिए और क्या करती है मेरे भाई? शोध की दुनिया को देखने के लिए क्या करती है? देखना, यह क्या करती है? देखना, यह मान्यता, सिद्धांतों और एक समूह जो शोध की दुनिया को देखने और समस्याओं के अध्ययन को के तरीके से करने में मदद करती हैं। ठीक है, आगे चले मेरे भाई। मदद करती हैं। उदाहरण के लिए प्रत्यक्षवाद एक और छोड़ो, आगे चलते हैं। ये रहा सर इसका आंसर क्या होगा? रिसर्च पैराडाइज का क्या होता है मेरे भाई? आधुनिक अनुसंधान के लिए एक दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा है। अनुसंधान के लिए क्या होता है? एक दार्शनिक और क्या मेरे भाई? सैद्धांतिक ढांचा है। अनुसंधान के लिए क्या होता है मेरे भाई? दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं मेरे भाई। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे बातें करते हैं मेरे भाई। चलो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलो इन भाई ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है भाई? इन्फॉर्मेटिक्स और बिब्लियोमेटिक्स के बीच का अंतर क्या है? इन्फॉर्मेटिक्स और बिब्लियोमेटिक्स के बीच का अंतर क्या होता है भाई? दोनों में अंतर क्या होता है? जल्दी बता देना, जल्दी बताना। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जल्दी बताना मेरे भाई। क्या भाई? जल्दी से बताना। इन्फॉर्मेटिक्स और बिब्लियोमेटिक्स के बीच का अंतर क्या होता है मेरे भाई? इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है? जल्दी बताना। सर करवेल क्यों प्रैक्टिस करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, आपके पास यदि उसका बुक का पीडीएफ होगा तो आप मुझे पीडीएफ बना के भेज देना, हम करवा देंगे। ओके ठीक है, यदि किसी के पास कोई बुक का पीडीएफ हो तो आप मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप में, मैं करा दूंगा। तो क्या होता है भाई? क्या है? इन्फॉर्मेटिक्स और बिब्लियोमेटिक्स में अंतर बताएं। इन्फॉर्मेटिक्स और बिब्लियोमेटिक्स के बीच क्या क्या अंतर है आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे। देखते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स सूचना की संरचना और गुणों का अध्ययन करता है। सुनना, इन्फॉर्मेटिक क्या करता है मेरे भाई? सूचना का क्या करता है? इन्फॉर्मेटिक का काम क्या होता है मेरे भाई? इन्फॉर्मेटिक क्या करता है? सूचना का संरक्षण और गुणों का क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिक क्या करता है? सूचना का संरक्षण, गुणों का अध्ययन करता है, जबकि बिब्लियोमेटिक क्या होता है? दस्तावेजों और उनके उपयोगों का एक मात्रात्मक अध्ययन है। चलिए ठीक है, आगे चलें। आगे चलें। चलो हाँ, इन्फॉर्मेटिक एक व्यापक क्षेत्र होता है। क्या इन्फॉर्मेटिक क्या होता है मेरे भाई? एक क्या होता है? व्यापक क्षेत्र होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिक क्या होता है मेरे भाई? एक क्या होता है? व्यापक क्षेत्र होता है। इन्फॉर्मेटिक क्या होता है मेरे भाई? एक व्यापक क्षेत्र होता है।
ठीक है। और देखना ये व्यापक क्षेत्र होता है सूचना के सूचना के प्रसंस्करण, प्रबंधन और सूचना पुनः प्राप्ति से संबंधित है। अक्सर कंप्यूटेशनल दृष्टिकोण पर जोर देता है। यानी मैंने इसको क्या बताया मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर, इन्फॉर्मेटिक्स सूचना की संरचना और गुणों का अध्ययन है, जो क्या बिब्लियोमेट्रिक दस्तावेजों और उनके उपयोगों का अध्ययन है। इन्फॉर्मेटिक में किसका क्या संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक में दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। यूथ पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर। ओके, मेरे पास मुझे लाना होगा, मेरे पास है भी नहीं, ठीक है, जब लाऊंगा तो करवा दूंगा, ठीक है। मेरे पास है नहीं भाई, मैं जब लाऊंगा तो करवा दूंगा। चलो आगे चलते हैं। ये रहा कैनन ऑफ क्या है, रिकॉल व्यू। कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे है? कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे, आप मुझे बताओगे थोड़ा सा। कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे भाई, जल्दी बताना। कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे, जल्दी बताना, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हैं। कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे है, जल्दी बताना मेरे भाई। कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे, जल्दी बताना, ठीक है। कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे, जल्दी बताना, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे है, जल्दी आंसर देना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। ओके, कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे, जल्दी बताना भाई, ठीक है। कैनन ऑफ रिकॉल व्यू का संबंध किससे, कैनन ऑफ रिकॉल, देखो ये क्या भाई, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का संबंध किससे है? कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का संबंध वर्गीकरण अंकन से है, ठीक है। किससे है? वर्गीकरण अंकन से होता है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का अंकन किससे, वर्गीकरण अंकन से है। यह ऐसा रंगनाथन द्वारा अंकन के आधार पर तैयार किया गया। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऐसा रंगनाथन के द्वारा तैयार किया गया है, धरातल में, हाँ, तैयार किया गया है। ऐसा रंगनाथन द्वारा धरातल पर तैयार किया गया सिद्धांत में से एक है। यह सिद्धांत कहता है कि क्या सर, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू क्या कहता है सर? यह सिद्धांत कहता है कि क्लास नंबर में उपयोग किए गए अंकन और प्रतीक होने चाहिए। क्लास नंबर में उपयोग किए गए क्लास नंबर में उपयोग किए गए अंक और प्रतीक होने चाहिए, जिससे आसानी से याद किया जा सकता है, जिससे क्या जा सकता है, आसानी से याद किया जा सकता है, और उनका एक समष्ट क्रम हो सकता है। उदाहरण के लिए पीएमएसटी का एक क्रम जिसमें मूलभूत श्रेणियों को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें क्या गया है, कुछ श्रेणी को क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। एक प्रकार का मनेमोनियंट है जो रिकॉल वैल्यू की सहायता करता है। चलो इसका आंसर क्या होगा सर? कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू क्या होता है मेरे वाले? वर्गीकरण से है, किससे है? नोटेशन से है, वर्गीकरण से है। ओके, आगे बढ़े। नीतू, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं नीतू जी? कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे? कैनन ऑफ नोटेशन से, कैनन ऑफ नोटेशन से है। ओके, चलते आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा सर अगला क्वेश्चन, क्या है भाई? ये रहा डेटा वैंगलिंग का, या डेटा वैंगलिंग और क्या है, डेटा मूंगिंग, क्या है? मूंगिंग, डेटा वैंगलिंग और डेटा मूंगिंग का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताना। डेटा वैंगलिंग और डेटा मूंगिंग का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर देना, क्या होता है, जल्दी से आंसर देना। देखते कौन कौन दे रहे हो। ओके, जल्दी से आंसर देना, क्या होता है, जल्दी से। डेटा वैंगलिंग का अर्थ कच्चे डेटा को दूसरे प्रारूप में बदलना ताकि यह विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त हो। डेटा वैंगलिंग का अर्थ होता है कच्चे डेटा को दूसरे प्रारूप में बदलना। किसमें सर? कच्चे डेटा को क्या करना है? दूसरे प्रारूप में बदलना है। किसमें बदलना है? कच्चे डेटा को दूसरे प्रारूप में बदलने हैं। यह विश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? अधिक उपयुक्त होता है। यह क्या होता है? अधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। ठीक है, हाँ, यह डेटा विश्लेषण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रारंभ चरण है। ये क्या होता है मेरे भाई? डेटा विश्लेषण का एक क्या प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण होता है। कौन सा? डेटा वैंगलिंग क्या होता है? डेटा वैंगलिंग क्या होता है? डेटा विश्लेषण प्रक्रिया का क्या होता है? प्रारंभिक चरण है। इसमें अक्सर डेटा की सफाई, इसमें क्या किया जाता है? डेटा की सफाई किया जाता है। किसमें? डेटा वैंगलिंग में। और पुनर्गठन किया जाता है, क्या पुनर्गठन किया जाता है, और क्या संवर्धन भी शामिल है। इसमें
इसमें क्या होता है, डेटा का क्लीनिंग किया जाता है और पुनर्गठन भी किया जाता है, और क्या होता है भाई, इसमें डेटा की क्या संवर्धन भी शामिल है, डेटा को संवर्धन भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, जल्दी बताना, डेटा का संवर्धन भी शामिल है। चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, यानी इसका आंसर देंगे 29 का क्या होगा मेरे भाई, 29 का होगा कच्चे डेटा को, 29 का क्या होगा, कच्चे डेटा को दूसरे प्रारूप में बदलना ताकि यह विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त हो। चलिए डेटा को दूसरे प्रारूप में बदलना ताकि ये क्या हो, विश्लेषण के लिए क्या हो जाए मेरे भाई, अधिक उपयोगी बन सके। ठीक है, अधिक उपयोगी बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बिब्लियोथेरेपी क्या है, बिब्लियोथेरेपी क्या होता है, जल्दी बताना भाई। चलो 30 नंबर पे आ गए हम लोग। बिब्लियोथेरेपी क्या होता है, जल्दी बताना मेरे भाई, बिब्लियोथेरेपी क्या होता है, जल्दी बताना। बिब्लियोथेरेपी क्या है, जल्दी बताना, जल्दी बताना मेरे भाई, बिब्लियोथेरेपी क्या होता है, जल्दी बताना। बिब्लियोथेरेपी क्या होता है, जल्दी बताना। बिब्लियोथेरेपी क्या है, क्या है बिब्लियोथेरेपी क्या होता है, सुनते हैं बिब्लियोथेरेपी के बारे में। बिब्लियोथेरेपी किताबों और अन्य पाठ्य सामग्री के माध्यम से एक चीज क्या है, चिकित्सकीय उपचार है भाई। बिब्लियोथेरेपी सर ये कौन सा बुक है, रुक्मणी का बुक है भाई, रुक्मणी का बुक है, रुक्मणी का बुक है। बिब्लियोथेरेपी किताबों और अन्य पाठ्य सामग्री के माध्यम से एक क्या है, चिकित्सकीय उपचार हैं। ठीक है, यह विचार इस पर आधारित है कि पढ़ना भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। पढ़ना क्या है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या करता है मेरे भाई, भावनात्मक क्या है, भावनात्मक समर्थन मुझे प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देता है, ये क्या करता है मेरे भाई, आंतरिक दृष्टि को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करता है। और मेरा क्या करता है मेरे भाई, व्यक्तिगत जो समस्या होती है उसको हल करने में मदद करता है। कौन मदद करता है मेरे भाई, कौन करता है, बिब्लियोथेरेपी मदद करता है। ठीक है, चिकित्सा लाइब्रेरियन किसी व्यक्ति की स्थिति या ज़रूरतों को संबंधित करने के लिए विशिष्ट पुस्तकें सुझा सकते हैं। यानी क्या होता है, चिकित्सा लाइब्रेरियन किसी व्यक्ति को स्थिति या ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट पुस्तकें सुझा सकते हैं। सर अनेक प्रकार की पुस्तकें को वो सुझा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा किताबों के माध्यम से चिकित्सकीय उपचार। किताबों के माध्यम से क्या होता है, चिकित्सकीय उपचार को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बिब्लियोथेरेपी बोलते हैं। किताब के माध्यम से क्या करना, चिकित्सकीय उपचार करना क्या कहलाता है, बिब्लियोथेरेपी कहलाता है। क्या कहलाता है, बिब्लियोथेरेपी कहलाता है। आगे बढ़ें, किताब से माध्यम से उपचार करने को क्या बोला जाता है, बिब्लियोथेरेपी कहा जाता है। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिब्लियोथेरेपी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है भाई, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क में RDF में एक ट्रिपल में क्या होता है भाई, बता दो। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क में एक ट्रिपल में क्या होता है। बहुत सारा सेट प्रैक्टिस आ गया है सर, कौन सा प्रैक्टिस अच्छा होगा। सर जितना कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उतना कर लो। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, क्योंकि बहुत पढ़ने वाला बैठा हुआ है, इसीलिए ये नहीं इस पर उस पर भरोसा नहीं करना है। जितना मार्केट में आप पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उतना कर लो। यदि कोई किसी का PDF आपको मिले प्रैक्टिस सेट का, आप मुझे भी भेज सकते हो, फिर से वो प्रैक्टिस सेट भी हम लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे PDF बनाने में बहुत मेहनत लग जाता है उनका, तो टाइम भी उतना नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, आप मुझे भी भेज दिया करो। ठीक है, चलो बताना। ये क्या है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क में एक ट्रिपल में क्या होता है। एक ट्रिपल में क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक ट्रिपल में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है, और मेरे भाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है, और मेरा भाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो, क्या सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। एक रिसर्च डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क ट्रिपल में सब्जेक्ट,
प्रीडिकेट और क्या होता है ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और पढ़ें RDF क्या सिमेंटिक वेब के लिए डेटा क्या है मॉडलिंग के लिए एक क्या है W3C मानक है। क्या है सर RDF क्या है सर सिंटेफिक वेब के लिए डेटा मॉडलिंग के लिए क्या है सर W3C मॉडल है। बोल दे W3C मॉडल किसका मेरे वाले, तो क्या बोलेंगे RDF का है मानक है। ये जानकारी को बयानों के रूप में व्यक्त करता है, ये जो जानकारी देता है ये बयानों में व्यक्त करता है, ये जानकारी बयानों में व्यक्त करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। चलो अब पढ़ते हैं सर एक ट्रिपेस का बयान का छोटी सी इकाई। देखो सब्जेक्ट क्या होता है भाई, क्या देखें सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वह चीज़ जिसके बारे में बताया जाए उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। वह चीज़ जिसके बारे में बताया जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 5000 में नहीं सर कि 100 200 150 में मिलता है। ये रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट 120 में मिल जाता है, यही 100 150 में सारे मिल जाते हैं, ठीक है। 200 तक में सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। चलो सब्जेक्ट क्या था, वह चीज़ जिसके बारे में बयान किया जाए या बताया जाए जो संसाधन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से हो, अच्छा चलो क्या है सब्जेक्ट बोलते हैं उसको। प्रीडिकेट क्या बोलते हैं भाई, प्रीडिकेट सब्जेक्ट की एक विशेषता या गुण या ऑब्जेक्ट के साथ उनके संबंध को परिभाषित करता है। जो क्या करता है भाई बताना, जो क्या करता है सब प्रीडिकेट क्या करता है, प्रीडिकेट सब्जेक्ट की एक विशेषता या गुण को ऑब्जेक्ट के साथ उसके संबंध को परिभाषित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडिकेट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की विशेषता का मान या दूसरी चीज़ जिससे वह संबंधित है, सब्जेक्ट की विशेषता का मान या दूसरी चीज़ जिससे वह संबंधित हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलो कितने नंबर पे आ गए, अब 32 नंबर पे आ गए भाई। चलो क्या है ट्रंकेशन, क्या है ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड, ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड खोज तकनीक में अंतर क्या है भाई, जल्दी बताना। ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड खोज तकनीक में अंतर क्या है, जल्दी बताना। ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड खोज तकनीक में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है, जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बताना। ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड खोज तकनीक में अंतर क्या है, जल्दी से बताना, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे। ट्रंकेशन और खोज तकनीक वाइल्ड कार्ड में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच जल्दी से बताना, जल्दी से बताना मेरे भाई। ये दो भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देना, जल्दी से आंसर देना। चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ट्रंकेशन एक शब्द के अंत को वर्णों को प्रतिस्थापित करता है। क्या करता है, ट्रंकेशन एक शब्द के वर्णों को क्या करता है, प्रकाशित करता है, ठीक है। क्या करता है, एक शब्द के अंत के वर्णों को प्रतिस्थापित करता है, जबकि वाइल्ड कार्ड एक शब्द के भीतर के वर्णों को, ये क्या होता है, शब्द के बाहर के वर्णों को ट्रंकेशन क्या करता है, शब्द के बाहर के वर्णों को क्या करता है, वर्णित करता है, प्रतिस्थापित करता है। जबकि वाइल्ड कार्ड का काम क्या होता है, उसके शब्द के अंदर के वर्णों को प्रकाशित करने का काम करता है। आगे बढ़ें। आप में जो सभी अभी तक जिसने भी लाइक नहीं करा है और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हो वे क्या हो जाना मेरे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाना। चलो और पढ़ते हैं ट्रंकेशन के बारे में। ट्रंकेशन क्या है, यह एक खोज शब्द है। ट्रंकेशन क्या होता है भाई, एक खोज शब्द है, शब्द के मूल के बाद एक प्रतीक है, एक खोज शब्द के मूल। हाँ ऐसा क्वेश्चन पहली बार, तो एग्जाम में क्या हाल होगा सोच लेना नीतू जी। आप जल्दी से व्हाट्सएप में ग्रुप हो जाए नीतू जी, ठीक है। या तो हाँ ऑफिस ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कीजिए और डेली एक सेट पढ़ाइए। अच्छा पढ़िए जी। ऑफलाइन सेट मिलता कहाँ है भाई, करवाता कहाँ है कोई, यह खोज शब्द क्या है ये, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा। ट्रांसलेशन एक शब्द के अंत के वर्णों को प्रतिस्थापित करता है, जबकि वर्ल्ड कार्ड एक शब्द के भीतर वर्णों को प्रतिस्थापित करता है। ट्रंकेशन क्या होता है, एक शब्द के अंत के वर्णों को प्रतिस्थापित करता है, जबकि वर्ल्ड कार्ड क्या करता है, एक शब्द के भीतर के वर्णों को प्रकाशित करने का कार्य करता है। चलो आगे चलें। ये रहा सर अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलो ये रहा। क्रेनविल
स्टडीज का मुख्य उद्देश्य का मूल्यांकन करना था। क्या करना था जल्दी बताएंगे। क्रैनविल स्टडीज का मुख्य उद्देश्य का मूल्यांकन करना क्या कारण, बता दो जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से आप लोग ने यदि लाइक नहीं किया है, सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ, ये PDF सारी चाहिए तो आपको बहुत सारा PDF वहाँ मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बताना मेरे भाई, तो 33 का आंसर क्या होगा भाई। क्रैनविल स्टडीज का मुख्य उद्देश्य विभिन्न इनका इंडेक्सिंग सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। क्रैनविल स्टडीज क्या करना है, विभिन्न क्या करना है, विभिन्न इनका इंडेक्सिंग सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होता है। क्या होता है, विभिन्न इंडेक्सिंग सिस्टम के प्रदर्शन का क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है। 1950 से 1960 के दशक में, कब सर, 1950 से 1960 के दशक में सीरियल क्या है, क्वेलरॉन्ड के नेतृत्व में, किसके, सिरिल क्लेवराउड के नेतृत्व में किया गया अध्ययन सूचना प्राप्ति के क्षेत्र में मिली एक पत्थर है। ठीक है, ओके चलो ये रहा सर। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञान के प्रकार पर माइकल प्लोनी का सिद्धांत किस रूप में केंद्रित है, बता दो जल्दी से। ज्ञान का, भाई रुक जा, हाँ, ज्ञान के प्रकार पर माइकल प्लोनी का सिद्धांत किस रूप में केंद्रित है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बता दो। ज्ञान के प्रकार पर माइकल प्लोनी का सिद्धांत किस रूप में केंद्रित है मेरे भाई, किस रूप में केंद्रित है। व्यक्ति और अव्यक्त ज्ञान के बीच अंतर है। क्या है मेरे भाई, व्यक्ति और अव्यक्त ज्ञान के बीच का क्या है मेरे भाई, अंतर है। चलिए आगे चले मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन के, ग्रेप वाइन किस प्रकार का संचार है, ग्रेप वाइन किस प्रकार का संचार है, जल्दी बताएं, बता दो। ग्रेट वाइन किस प्रकार का संचार है, जल्दी बताएंगे। ग्रेट वाइन किस प्रकार का संचार है, ग्रेट वाइन क्या होता है सर, जल्दी आंसर देंगे। ग्रेट वाइन, चलो आंसर दो। जब ग्रेट वाइन किस प्रकार का संचार है, औपचारिक नीचे की ओर, क्या अनौपचारिक ऊपर की ओर, अनौपचारिक होता है, क्षैतिज होता है, जल्दी से आंसर देंगे। ग्रेट वाइन किस प्रकार का संचार है मेरे भाई, ग्रेट वाइन संचार है किस प्रकार का, अनौपचारिक संचार है। ग्रेट वाइन किस प्रकार का संचार है, अनौपचारिक संचार है। ग्रेट वाइन किस प्रकार का संचार है, अनौपचारिक संचार है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया था, पुस्तकालय विज्ञान, हाँ एक दो बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगी, एक दो बार वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगी, बता देना। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया था, एक सब्जेक्ट के रूप में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में सर्वप्रथम किसने किया था मेरे भाई, किसने किया था, आंसर देंगे जल्दी से आंसर देंगे। किसने किया था मेरे भाई, किसने किया था, W.A. वार्डन ने किया था, मेलविल डेवी ने किया था, S.R. रंगनाथन ने किया था, C.A. केटर ने किया था। चलो आंसर दो, क्या है मेरे भाई, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया था, W.A. वार्डन ने किया था, मेलविल डेवी ने किया था, नहीं मेरे भाई किसने किया था, S.R. रंगनाथन ने किया था। किसने किया था, S.R. रंगनाथन ने किया था। किसने किया था, S.R. रंगनाथन ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। लाइब्रेरी भाई, चलो लाइब्रेरी क्या है भाई, लाइब्रेरी, हाँ S.R. रंगनाथन ने किया था। कब किया था मेरे भाई, बताना, 1931 में किया था। कब किया था, 1931 में। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स को किसने अपनाया, लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स को किसने अपनाया, जल्दी से आंसर देंगे। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स को किसने अपनाया था और कब अपनाया था, किसने अपनाया था और कब अपनाया था, ये आंसर देना जल्दी से। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स किसने अपनाया और कब अपनाया, जल्दी से बताना। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स किसने अपनाया और कब अपनाया था मेरे भाई, जल्दी आंसर देना। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स किसने अपनाया था मेरे भाई, किसने, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। किसने अपनाया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अपनाया था। कब अपनाया था, 1939 में। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स किसने अपनाया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अपनाया था, 1939 में अपनाया था। कब अपनाया था, 1939 में अपनाया था। चलिए गटर मार्जिन बाइंडिंग में किससे संदर्भित करता है, बता दो जल्दी से। गटर
मार्जिन बाइंडिंग में किसे संदर्भित करता है? जल्दी से आंसर देना, जल्दी से आंसर देना। गटर मार्जिन बाइंड में किसे संदर्भित करता है मेरे भाई? किसे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? आंसर देंगे। किसे संदर्भित करता है भाई? वह भीतरी मार्जिन नहीं जहाँ पृष्ठ एक क्या है साथ बंधे हो। किसे संदर्भित करता है? वह भीतरी मार्जिन जहाँ पृष्ठ एक साथ बंधे हो। वह किसे संदर्भित करता है? वह मार्जिन जहाँ क्या हो, एक साथ पृष्ठ एक साथ बंधे हो। वह भीतरी मार्जिन जहाँ पृष्ठ एक साथ बांधे हो उसे क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन बैंडिंग बोला जाता है। आगे चलें, आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। सेमेंटिक क्या है? फैक्टरिंग। सेमेंटिक फैक्टरिंग की अवधारणा किसने दी थी? सेमेंटिक फैक्टरिंग की अवधारणा किसने दी थी? जल्दी बताएंगे। सेमेंटिक फैक्टरिंग की अवधारणा किसने दी थी? ओके, सेमेंटिक फैक्टरिंग की अवधारणा मधु। ओके चलो भाई, सेमेंटिक फैक्टरिंग की अवधारणा किसने दी थी? एस आर रंगनाथन ने दी थी। किसने दी थी? JEL के फेराडेने ने दी थी। किसने? डॉकिंस आइंस्टीन ने दी थी। जीन क्लॉइड गार्डन ने दी थी। किसने दिए थे मेरे भाई? किसने दिए थे? कि JEF फेराडे ने दी थी। किसने दी थी? JEL फेराडे ने दी थी। आगे चलें, आगे चलें मेरे भाई, आगे चलें, आगे चलें। ओके चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक कौन है? CCC के लेखक कौन है मेरे भाई? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर देना। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक कौन है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किसने लिखा? चलो, वर्षा यादव। काजू कतली जी की जय हो। काजू कतली जी, तेरा काउंसिलिंग आने वाला है, तू अभी तक मुझे काजू कतली खिलाई नहीं, पीट जाएगी किसी दिन तू मेरे से। जल्दी आंसर देना, जल्दी आंसर देना। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक कौन है? आंसर देना। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक कौन है? जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना। ए नंबर, ए फॉर एप्पल क्या होगा? SR रंगनाथन है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक कौन है? SR। काजू कतली तेरा बिल्कुल सही आंसर हो गया, कैसे रहे? क्या है? कौन है? SR रंगनाथन है। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। एथनोग्राफी का एक क्या है मेरे भाई? एथनोग्राफी एक शोध पद्धति के रूप में क्या है? एथनोग्राफी एक शोध पद्धति के रूप में क्या है? जल्दी बताएंगे। एथनोग्राफी एक शोध पद्धति के रूप में क्या है? जल्दी बताना। एथनोग्राफी एक शोध पद्धति के रूप में क्या है? जल्दी बताना। एथनोग्राफी एक शोध पद्धति के रूप में क्या है? जल्दी बताना। एथनोग्राफी एक शोध पद्धति के रूप में क्या है? जल्दी बताना मेरे भाई, देखता हूँ कौन कौन बता रहे हो। एथनोग्राफी एक शोध पद्धति के रूप में क्या है? जल्दी बताना। ठीक है, एथनोग्राफी एक शोध पद्धति के रूप में क्या है? जल्दी बताना। क्या होगा मेरे भाई? एक उपसमूह या संस्कृति का उन्हें प्राकृतिक वातावरण में क्या गहन अध्ययन करना क्या होता है? एथनोग्राफी होता है। क्या होता है? एथनोग्राफी क्या होता है? एथनोग्राफी एक समूह या सांस्कृतिक या उनके प्राकृतिक वातावरण में गहन अध्ययन करना क्या होता है? एथनोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एथनोग्राफी कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या है? पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या है? पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है? पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग पुस्तकालयों में किस लिए किया जाता है? किस लिए? आ जाएगा, आज से कल तक में चांस है आ जाने की, 1-2 दिन में आ जाएगी। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? सर पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। पोर्टफोलियो का उपयोग पुस्तकालय में किया जाता है पुस्तकालय अध्यक्षताओं के व्यावसायिक विकास और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए। किस लिए किया जाता है? पुस्तकालय अध्यक्षों के व्यावसायिक और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पोर्टफोलियो का मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन। अनाग्रामेटिक नोटेशन का एक उद्देश्य वर्गीकरण प्रणाली में पाया जा सकता है। अनाग्रामेटिक नोटेशन का एक उदाहरण किस वर्गीकरण प्रणाली में पाया जा सकता है? अनाग्रामेटिक नोटेशन का एक उदाहरण किस वर्गीकरण प्रणाली में पाया जाता है मेरे भाई? किस वर्गीकरण प्रणाली में पाया जाता है? किसमें? बता दो जल्दी। बिल्स बिब्लियोग्राफिक क्या है? क्लासिफिकेशन BC में पाया जाता है। बिल्स बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन BC में नहीं B.Ed का नहीं भाई, B.Ed का नहीं, ये पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का है। बिल्स क्लासिफिकेशन ग्राफिकल क्लासिफिकेशन BC किसमें पाया जाता है? BC में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मेरे भाई? BC में पाया जाता
हैं। आगे चलें, किस में पाया जाता है? BC में पाया जाता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे, अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे सर सर्विस लेवल क्या है? एग्रीमेंट क्या है? भाई जल्दी बताना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है? जल्दी बताएंगे, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है? जल्दी से आंसर देना। सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है एक सेवा प्रदाता एक ग्राहक के बीच अनुसंधान जो प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर को परिभाषित करता है। यही होगा एक सेवा क्या होता है? एक सेवा प्रदाता और ग्राहक के बीच एक अनुबंधन को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर को परिभाषित करता है। एक सेवा प्रदाता और एक ग्राहक के बीच अनुबंधन जो प्रबंधन की जाने वाली सेवाओं के स्तर को परिभाषित करता है। चलो आगे चलें, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन्फॉर्मेशन। भाई ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या भाई? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड शब्द किसने लोकप्रिय बनाया? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड शब्द किसने लोकप्रिय बनाया? जल्दी से आंसर देंगे। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड शब्द किसने लोकप्रिय बनाया? जल्दी बताएंगे। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड शब्द किसने लोकप्रिय बनाया? जल्दी बताएंगे। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड शब्द किसने? यदि आप लोग को इसको PDF चाहिए तो क्या करेंगे? व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो जाना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे पिन किया हुआ है, जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाना सभी, ठीक है? और क्या सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड शब्द किसने बनाया मेरे भाई? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड शब्द बनाया था एल्विन क्या है? टॉफलर ने बनाया था। किसने बनाया था? एल्विन टॉफलर ने बनाया था। किसने? एल्विन टॉफलर ने बनाया था। कब बनाया था बता दो भाई? एल्विन 1970 में। गुड। कब बनाया था? गुड, 1970 में एल्विन टॉफलर ने बनाया था। कब? 1970 में बनाया था। एल्विन टॉफलर ने नहीं पता, वाह, ए नंबर। एल्विन टॉफलर ने बनाया था। कब बनाया था? 1970 में बनाया था एल्विन टॉफलर ने। आगे चलते हैं। ओपन URL का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ओपन URL का प्राथमिक कार्य, पहला कार्य क्या होता है मेरे भाई? जल्दी बताना। ओपन URL का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जल्दी बताना। ओपन URL का प्राथमिक कार्य क्या होता है? और एक क्या हो? उदाहरण के उपयुक्त पाठ्यक्रम तक उपयोगकर्ता को निर्देशित करने के लिए संदर्भ सेवाशील लिंक प्रदान करना। ओपन URL का प्राथमिक कार्य क्या होता है? एक उदाहरण से उपयुक्त पूर्ण पाठ तक उपयोगकर्ता को निर्देशित करने के लिए संदर्भ सेवाशील लिंक प्रदान करना क्या होता है? ओपन URL होता है। ओपन URL होता है। चलो आगे चलते मेरे भाई, आगे चलें। प्रिंसिपल ऑफ, देखना आगे क्या है मेरे भाई? क्या ये रहा प्रिंसिपल ऑफ क्या है? लिटरेरी वारंट क्या कहलाती है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट क्या कहलाती है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट क्या कहलाती है? जल्दी बताना मेरे भाई। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट क्या कहलाती है? जल्दी से कहाँ आ गया? नहीं तो जी, यदि आप नहीं पढ़ोगे ना तो यही पता चलेगा, पढ़ना पड़ेगी। ये क्या होता है पता है? ये आप लोगों ने क्या करा होगा, ये जो अपना जो डिग्री लिया होगा ना, वो लिए होंगे बिना क्लास किए होंगे, ठीक है? जैसे मजरू लोग रहे और भी यूनिवर्सिटी से पैसे दे के ले लिए, वो अलग होती है। यदि आप क्लास करके यदि पढ़े होते तो ये सारा बात आपको सुना होता, ठीक है, पहले से। यदि आप कहीं रेगुलर क्लास किए होते ना, जिस यूनिवर्सिटी से रेगुलर होता है, जो बच्चे भागलपुर यूनिवर्सिटी जिसने करा होगा, ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी, तो उसको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। क्योंकि भागलपुर यूनिवर्सिटी ने क्या कराता है, होती है जो यहाँ, तो यहाँ रेगुलर क्लास होती है। बिना क्लास किए 75% का क्लास बिना किए आपको एडमिशन में फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाएगा। हाँ, यही से आएगा, टेंशन नहीं लो, फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाएगा। यही है भागलपुर। हम लोगों ने क्या किया सर, 75% पर डे क्लास करना पड़ता था। सोच लो, 4 घंटे क्लास चलते थे पर डे, तो सारा चीज़ पढ़ाई हुई थी। तो जो आप मजदूर लग से किए तब तो मेहनत करना होगा ना। हम लोगों ने 2 साल क्लास दौड़ा है, यानी मास्टर पहले देखो 1 साल क्या किया, बिलिस किया, उसके बाद क्या एमलिस किया, उसके बाद 6 महीना इंटर्नशिप। सोच लो, यानी 2.5 साल लाइब्रेरियन के क्षेत्र में बिताया, 6 महीना इंटर्नशिप। चीटिंग करके लिखे सर एग्जाम, नहीं है हम लोग के एग्जाम में बहुत HOD आते थे, फेल कर देते, ऐसा नहीं है। रेगुलर क्लास की हो फिर भी नहीं पढ़े हो, ऐसा हो नहीं सकता। रेगुलर क्लास में इस चीज़ के बारे में नहीं बताया हो, पता नहीं, डायरेक्ट एग्जाम दिए थे। नहीं, हम लोग देखो 75 क्लास किए होते तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई थी। हम लोग पता है मेरे क्लास JRF निकाल देते हैं बच्चे डायरेक्ट क्लास करके पढ़ के, ये मेरी यूनिवर्सिटी से। चलो ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ क्या है, लिटरेरी वारंट
क्या कहलाता है भाई, बता दो। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वेरिएंट क्या कहलाता है, जल्दी बता दो क्या है मेरे भाई, जल्दी आंसर देना। एक वर्गीकरण प्रणाली केवल उन्हीं विषयों को शामिल करना चाहिए जो साहित्य में मौजूद हो। एक वर्गीकरण प्रणाली में सिर्फ उन्हीं हम वहाँ नहीं होता है, मजरूल हक में सीधा सिर्फ क्या होता है, रेगुलर क्लास में। अच्छा, BN कॉलेज में, AN कॉलेज से, अच्छा पटना। वर्गीकरण प्रणाली से विषयों की शामिल करना चाहिए। ओके चलो B/1। मजरूल हक में तो क्लास होती ही नहीं। मजरूल हक में तो भागलपुर में एग्जाम ले लेता है भाई, पटना सेंटर भागलपुर में एग्जाम ले रहे हो MM कॉलेज में बैठाकर, अभी डायरेक्ट क्यों, तो आप पढ़ रहे होगे। हाँ, सोशल कैपिटल की अवधारणा पुस्तकालयों के लिए क्यों प्रासंगिक है। सोशल कैपिटल की अवधारणा पुस्तकालयों के लिए क्यों, अच्छा सर मैं चीटिंग करके किया था, अच्छा कोई बात नहीं, अरे इसमें नंबर उठाना ज़्यादा जरूरी होता है ना। चल बता दो, सोशल कैपिटल की अवधारणा पुस्तकालयों के लिए क्यों प्रासंगिक है, जल्दी बताना। सोशल कैपिटल की अवधारणा पुस्तकालय के लिए क्यों प्रासंगिक है, जल्दी आंसर देना मेरे भाई, क्या होता है, क्यों है भाई, जल्दी से। क्या सर ये क्यों होता है, जल्दी बताना। यह बताता है कि पुस्तकालय कैसे सामाजिक नेटवर्क और विश्वास बनाकर समुदाय के योगदान करते हैं। हम लोग का जब भैवा हो रहा था ना, पटना से आए थे प्रोफेसर भैवा लेने के लिए, शायद AN कॉलेज के ही प्रोफेसर थे, उसके सर में बाल नहीं था और ज़्यादा एट नहीं 45 के लगभग था, नाम नहीं पता नहीं, ये ध्यान में नहीं किस कॉलेज से थे, लेकिन हाँ पटना से ही आए थे कोई कॉलेज से। 3 दिन तक रह के यहाँ हम लोग का लिए थे वो भैवा, भाई साहब तोड़ के रख दिए थे, वो क्वेश्चन करते थे। चलो क्या होता है सोशल कैपिटल, क्या है सोशल कैपिटल की अवधारणा पुस्तकालय के लिए क्यों प्रासंगिक है मेरे भाई, क्यों है, यह बताता है कि पुस्तकालय कैसे सामाजिक नेटवर्क और क्या है विश्वास बनाकर समुदाय में योगदान करता है। कैसे योगदान कर रहा है ये बताने का काम किसका होता है, सोशल कैपिटल का काम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिबिलिटी के संदर्भ में WSCAG का क्या अर्थ होता है। एक्सेसिबिलिटी के संदर्भ में WSCG का क्या काज होता है, जल्दी बता दो भाई, जल्दी आंसर देना। 49 का क्या होगा मेरे भाई, W से क्या होगा वेब, C से क्या होगा कंटेंट, A से क्या होगा एसेसिबिलिटी और G से क्या होगा गाइडलाइंस। क्या होगा, वेब, कंटेंट, एसेसिबिलिटी और क्या होता है भाई गाइडलाइंस। वेब, क्या कंटेंट, एसेसिबिलिटी और क्या होता है गाइडलाइन। वेब, कंटेंट, एसेसिबिलिटी और क्या होता है भाई गाइडलाइन। वेब, कंटेंट, एसेसिबिलिटी और क्या होता है मेरे भाई गाइडलाइन। वेब, कंटेंट, एसेसिबिलिटी और क्या होता है मेरे भाई गाइडलाइन। आगे चलें, ये रहा पढ़ का फुल फॉर्म क्या होता है, PER। पढ़ का फुल फॉर्म होता है क्या, प्रेसिडेंट यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है ओके। चलो पढ़ का उद्देश्य क्या है इसका, क्या पढ़ का उद्देश्य क्या होता है मेरे भाई, पढ़ का उद्देश्य होता है बताना, पढ़ का उद्देश्य होता है जल्दी बताना, पढ़ का उद्देश्य क्या होता है जल्दी बताना। वेब संसाधनों के लिए अस्थायी पहचानकर्ता प्रदान करना। पढ़ का उद्देश्य क्या होता है, वेब संसाधनों के लिए अस्थायी पहचानकर्ता का प्रदान करना होता है। वेब संसाधनों के लिए अस्थायी पहचानकर्ता प्रदान करना किसका उद्देश्य होता है, पढ़ का उद्देश्य होता है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये रहा डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल है भाई, जल्दी बताना। डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल है, जल्दी बताना भाई। यदि आप लोग कोई बुक लिए हो, ठीक है, तो इसका यदि आपके पास PDF बना हुआ है अच्छे से तो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है, भेज देना प्लीज़। क्या होगा, डिजिटल क्यूरेशन से में क्या शामिल है, डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल है मेरे भाई, क्या शामिल होता है। सी फॉरकैट अपने पूरे जीवन चक्र में डिजिटल डेटा बनाए रखना, संरक्षित करना और मूल्य जोड़ना। क्या होता है, अपने पूरे जीवन चक्र में डिजिटल डेटा को बनाए रखना, संरक्षित करना और क्या मूल्य जोड़ना। एक काजू कतली तू ये बता, तू ये क्लास क्यों करती है, पहले ये बता मुझे। काजू कतली पहले तू मुझे इसका जवाब दे, तू क्लास करती क्यों, पहले ये बता। चल बता। अपने पूरे जीवन चक्र में डेटा को बनाए रखना, संरक्षित करना और मूल्य जोड़ना किसका कार्य होता है, डिजिटल क्यूरेशन का कार्य। काजू कतली तेरे पास तो 42 की डिग्री नहीं है, तो क्यों कर रहे हो ये बताओ पहले। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। सर ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और क्या करना, शेयर करना। यदि इसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप का PDF चाहिए तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे तो हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है।
चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस किस पर केंद्रित है भाई, जल्दी बताना। डिस्कोर्स एनालिसिस किस पर केंद्रित है, जल्दी आंसर दिए ना। डिस्कोर्स एनालिसिस किस पर केंद्रित है, जल्दी बताना। डिस्कोर्स एनालिसिस किस पे केंद्रित है, जल्दी बताना। डिस्कोर्स एनालिसिस संदर्भ में भाषा का उपयोग। डिस्कोर्स एनालिसिस किस पे है सर, आप ही लिंक शेयर किए थे इसीलिए जाते हैं क्लास करने। अच्छा आ जाते हैं, ठीक है, कर लिया अगर मेरा बढ़ता है ना, ठीक है, आ जाया कर। ऐसे बैठ के तू करेगी क्या। डिस्कोर्स एनालिसिस किस लिए केंद्रित होता है मेरे भाई, संदर्भ में भाषा का उपयोग करना। किस लिए, संदर्भ में भाषा का उपयोग करना क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस शामिल होता है। चलो आगे चलते हैं। मेमन नेमोनिक्स क्या वर्गीकरण अंकन में क्या भूमिका है। मेमन नेमोनिक्स वर्गीकरण अंकन में क्या भूमिका, जल्दी बताना भाई। क्या है मेरे भाई, मेमनेमोनिक्स वर्गीकरण में अंकन का की भूमिका क्या है भाई, जल्दी बताना। मेमोनिक्स वर्गीकरण में अंकन की क्या भूमिका है, जल्दी बताना मेरे भाई। अंकन की क्या भूमिका होती है, क्या होती है, अंकन को याद रखने में सहायता करना। अंकन को याद रखने में कौन सहायता करता है, मेमनेमोनिक्स। कौन करता है, मेमनेमोनिक्स अंकन को याद रखने में सहायता करती है। मेमनेमोनिक्स क्या करती है, अंकन को याद रखने में सहायता करती है। मेमनेमोनिक्स का कार्य क्या होता है, अंकन को याद रखने में सहायता करती है। चलो इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग की अवधारणा क्या है भाई, बता दो। इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिंग की अवधारणा क्या है, जल्दी बताना। इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिंग की अवधारणा क्या है, जल्दी बताएंगे मेरे भाई। क्या होता है इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिंग की अवधारणा, क्या होता है, जल्दी बताएंगे। इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिंग की अवधारणा होता है औपचारिक क्षेत्र में नई और आपत्तिशील जानकारी की खोज। इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव की अवधारणा क्या होता है, औपचारिक क्षेत्र में नई और अप्रत्याशित जानकारी की खोज। क्या होती है, अपरिचित क्षेत्रों में नई और अप्रत्यक्ष जानकारी की खोज किसका, इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिंग का काम होता है। चलो बी फॉर बॉल होगा। चलो आगे चलते हैं भाई, यहीं पे रख दें, आगे फिर करेंगे क्या यहीं रखा जाए, छोड़ा जाए, बताओ जल्दी से बोलो, यहीं रख लिया जाए, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका हाफ, जल्दी बोलो भाई, आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका हाफ कर लेंगे, जल्दी बताना, जल्दी बोलो क्या किया जाए, यहीं पे छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, जल्दी बताना। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जल्दी बताना। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना। चलो देखते हैं कौन कौन बता रहे हो। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जल्दी बताओ। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जल्दी बताना मेरे भाई। हाँ सर छोड़ दीजिए, ओके। चल लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जल्दी बताना मेरे भाई। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जल्दी से बताना। टाइम भी बहुत हो गया ना, क्लास एंड कीजिए, कर रहा हूँ। अब बताओ जल्दी जल्दी क्लास करने में कैसा लगा, क्या करना है, एक बार लाइक करना, जल्दी से शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यदि आप क्या व्हाट्सएप ग्रुप से 100 कर दीजिए सर भाई, 100 करके छोड़े, सोचते हो क्या हाल होगा। अभी कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो, काजो जी गुस्सा हो गई नहीं, काजो कतली अमर गुस्सा होती ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो भाई, भैया बताओ टाइम कितना हो गया, 12 बज गए। आराम से खा लीजिए सर, काठूस रहलवानी सर जी, काठूस रहलवानी, वो टाइम पास होता है ना ट्रेन पे, क्या बोलते हो, मूंगफली, वही वाला मूंगफली, तो रख के खाना, हाँ आ जाइयो। हमको भूख लग गई ना, अब क्या करें, इसीलिए तू तो काजू कतली नहीं है, भेज लो मानी तो क्या करे, कुछ तो खावे के पड़ी ना काजू, तो ही बतवा।
सपना जी क्विज करते हैं। ऐ सब क्विज में ज्वाइन हुआ करो, कम से कम क्विज दिया करेंगे हम लोग सब मिलके। आराम से खा लीजिए सर। जी जी, आपकी जो आज्ञा हो। आपकी आज्ञा सलाखों पे क्या। हाँ हाँ, चलो तो सेशन यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। जिसने ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना फटाफट से। क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, कभी भी मिल सकते हैं। बाय बाय। ओके बाय। चलो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक बार ज़रूर अच्छा से बताना क्लास कैसा लग रहा था, कैसा लगा ये भी बताना, ठीक है। सब बता देना क्लास कैसा लगा। और शाम में फिर 10 बजे हम लोग मिलेंगे, कितने 10 बजे शाम में, ठीक है। सभी आ जाना, 10 बजे शाम में हम लोग मिलेंगे। ओके। सर राहुल मिलते तब ना काजू खिलाते। अच्छा, तो आज जाइयो भागलपुर, कितना दूर बा, पटना से गाड़ी पकड़ो। शाम में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सर जी। भाई तू सब लाइक कर दिया कर, शेयर भी कर दिया कर। शेयर लाइक भी नहीं कर रहे हो सब, ये गलत बात है ना। गलत है या नहीं बताओ तो पहले। लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। सर रात ही अच्छा, हाँ बात सही भाई, चलते रहते हैं, टेंशन नहीं होती है। 1 बजे 2 बज जाए कोई दिक्कत नहीं है, दिन में भूख लग जाती है ना। क्या करो भाई, स्ट्रगल ही लाइफ है। स्ट्रगल ही लाइफ है, क्या करोगे, करना तो पड़ेगा ना, करेगा पड़े ना। आप पटना आइए तो बुलाइए ही नहीं, हम इतने बहुत बार आए पर तू थी ही नहीं, यही गलती। सर सर आपका क्वेश्चन अलग था, BBI। अच्छा, नाइस क्लास सर जी, थैंक यू। सपना जी थैंक यू। लाइक करूँगा, सिर्फ शेयर नहीं करूँगा, कंपटीशन पर जाए नहीं सर। आय हाय, ये वाला बात हमारी एक लाडो थी पैरामेडिकल में। भाई साहब वो डायरेक्ट बोलते, सर मुझे शेयर करनी ही नहीं है, किसको ही नहीं करेगा, सर फेमस हो जाएंगे और ऊपर से और कंपटीशन बढ़ जाएगा। वही वाला तूने बात बोल दिया भाई, गजब है। ऐसा ना कर, बहुत सारे बैठे हुए हैं, सबके पास फ़ोन है, सब सर से मारेगा बैठ के। वही वाला तू बात बोल रहे भाई, करनी नहीं, कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो लाडू बोलती थी। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय 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 शंकर जी, मिलते हैं शाम में, ठीक है 10 बजे। ओके बाय बाय सर जी, बाय बाय अंशु जी। जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए ना वो सब हो जाना, ठीक है। मैं PDF भेज देता हूँ ना, अच्छा रहता है, तो आप लोग PDF रख के भी पढ़ सकते हो, वहाँ से सामने में रख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और बताओ। हाँ, और यदि किसी के पास कोई बुक हो, नोट्स हो, तो मुझे मेरे पास भी भेज दिया करो MCQ का, ताकि उससे भी हम लोग करके पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। थैंक यू बाय सर, TC थैंक यू, सेम टू यू सबको, बाय बाय। 10 बजे 10 बजे 10 बजे सपना जी, 10 बजे रात में, 10 बजे, वो शाम नहीं होती, रात होती है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हाँ 10 PM में मिलेंगे, उसके बाद कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। कल भी सोचा तो मैं आऊँगा, लेकिन क्या बताऊँ, मेरा 5G नेट ख़त्म हो गया, मैं आ ही नहीं पाया। 4G काम ही नहीं कर रहा है। 4G ख़त्म हो जाने के बाद क्या 5G नहीं चलती है क्या? 4G नेट ख़त्म होने के बाद 5G नहीं चलता है क्या, बताओ थोड़ा सा। हाँ हम तो डेली करवा ही रहे हैं भाई। पहले तो 2 सेट करते थे ना, एक उसका करते थे जो प्रैक्टिस सेट था पीछे, यानी बैक ईयर प्रीवियस ईयर वाला करते थे, और ये करते थे सर 11 बजे। भाई 11 से मुझे भी सोनी होती है ना, उतना ख्याल कर ले। 10 स्टार्ट करते हैं, 10:30 बजे स्टार्ट होती है लगभग, 10 साढ़े 10 में, तो वो 12 चल जाता है, 12:30 चल जाता है। 11 करोगे 2 बज जाएगी,
सोओगे कब बताओ पहले? सोना है या नहीं? सोना ही नहीं है ना? ये मेरा 350 का है, मारेंगे ना काजू। मेरा 3 महीने का रिचार्ज रहता है, वही वाला है। लेकिन हाँ, अभी 5G चल रहा है। जब 4G नेट ख़त्म हो जाता है ना 100%, तो 5G नहीं चलता है। थोड़ा काम ही नहीं कर रहा था रात में। मैंने सोचा था रात में आऊँगा, लाइव नहीं आ पाया इसी वजह से। तो सभी कब रात में आएंगे, कितने बजे? काजू तू आ जाना कितने बजे? 10 बजे, 10 PM रात में, ठीक है? रात में 10 PM। वो अलग वाला आज मैं टॉपिक लेकर आऊँगा। वो किसी ने ग्रुप में भेजा था ना, कितने 600 क्वेश्चन का एक सेट, वो वाला करेंगे रात में, ठीक है? 600 क्वेश्चन का जो सेट है वो वाला रात में करेंगे, ठीक है? हाँ हो जाएगी, टेंशन ना लो। ओके ओके, 10:30 तक, ठीक है? 10:30 तक, ओके। हाँ 10:30 हो ही जाएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा बाहर से 9 साढ़े 9 बजे रूम में ही आता हूँ बाहर से पढ़ा के, तो लेट हो ही जाता है। 10:30 में हो जाएगा शायद, ठीक है? आ जाना, ग्रुप में ऐड हो जाना। ग्रुप में मैसेज करेंगे ना, कम से कम रिस्पॉन्स दिया करो, आ जाया करो ग्रुप में आने जाने के बाद, ठीक है? सब आ जाना, सब मिल के पढ़ेंगे, डेली डेली करते रहेंगे ना, हो जाएगी प्रैक्टिस। अच्छा होगी भाई, टेंशन ना लो। मेरा भी प्रैक्टिस होता है, आप लोग का भी होगा। सर हम नहीं आ सकते हैं रात में क्योंकि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। हाय ले, जाओ दीपक भैया को मैसेज करके बोलो कि रिचार्ज करो। अभी भी स्मार्ट ग्रुप का वही हेड है ना, बोलो उसको जाके। अभी कैसे कर रहे हो तू रे काजू? सबके लिए, गर्ल्स के लिए नहीं, सबके लिए पढ़ोगे जो ना, सबका हो जाएगा भाई, टेंशन ना आए। हाँ गर्ल्स के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ये भी याद है गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है लाइब्रेरियन में। बीएड और लाइब्रेरियन सब लड़कियां ज़्यादा करी रखी हुई है, लड़का ज़्यादा, लड़कियां हैं इसमें। ओहो, कजली कटली लाइब्रेरी में है, वाह गुड काजू गुड। पढ़ ले जा पढ़, अब बात मत कर, जा पढ़। टेंशन ना ले काजू, फिर आ रहे हैं स्मार्ट गुरुकुल पे बहुत जल्द, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी बैच स्टार्ट। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं, बाय बाय। लाइक कर देना, जैसे कुछ शेयर भी कर देना, ओके ओके, करवा देंगे, टेंशन ना ले, खाली भेज देना जो होगा। मैं भी 2-3 तो मेरे पास अभी है, एक यूथ का है और भी है, टेंशन ना लो, कर लेंगे, ठीक है? बाय बाय।